गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 22 जुलाई आपकी वर्कशीट है चैप्टर 2 अमल, क्षार और लवण की वर्कशीट नंबर 8, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे आपके सामने। यह क्लास 10 के साइंस चैप्टर 2 की है, जिसको इंग्लिश में एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स कहते हैं। इससे पहले वर्कशीट नंबर 7 आई थी, जिसके अंदर यह बताया गया था कि अमल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या आया है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, हम इनके बारे में बात करेंगे, एक एक लेंगे और आराम से समझेंगे इनको। सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। अम्लों के धातु के साथ अभिक्रिया, जिंक, आयरन, जितनी भी क्रियाशील धातुएं होती हैं उनकी तनु अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अब ध्यान दे रहे होंगे इस अभिक्रिया पर। धातु प्लस अम्ल, ये बीच में एरो जरूर लगाएंगे आप, यहाँ पर जैसे लगा हुआ है। लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है। जिंक धातु की अभिक्रिया डाइल्यूट यानी कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नीचे दिखाई गई है, जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे लास्ट में क्या निष्कासित हो रही है, हाइड्रोजन गैस। इसके साथ एक चित्र दिया हुआ है जो ज़्यादा यहाँ पर साफ नहीं है, इसके लिए हमने एक और चित्र लिया है, दिखाते हैं। ये देखिए, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले नजर आ रहे होंगे आपको यहाँ पर। और यहाँ ध्यान दीजिए, दानेदार जिंक के टुकड़े। सबसे पहले जिंक के टुकड़े हम एक परख नली में डालते हैं और उस पर HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या तनु अम्ल लिखा हुआ है, यहाँ पर डाला है उसने। उसके बाद स्टैंड पर लगा देते हैं। उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस प्रवाह नली से निकलती हुई साबुन के पानी में निकलती है। साबुन के पानी में वो बुलबुले बना देती है, जिससे हमें पता चलता है कोई गैस निष्कासित हो रही है, लेकिन यह नहीं पता होता कौन सी गैस है। उस गैस का परीक्षण करने के लिए हम एक जलती हुई मोमबत्ती उसके पास लेके जाते हैं, जिससे फटफट की ध्वनि आती है। तो हमें यहाँ ये पता लगा कि गैस कौन सी निकली है। यह पता लगाने के लिए हमने कौन सा परीक्षण किया, मोमबत्ती लेके गए उसके पास, जिससे हमें फटफट की ध्वनि मिली। फटफट की ध्वनि के साथ केवल हाइड्रोजन गैस बाहर निष्कासित होती है। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो ये था, नाइट्रिक अम्ल, मैग्नीशियम और मैंगनीज। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर के अंदर। इसके बाद है अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब कोई तनु अम्ल के साथ जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। जैसे आपने अभी पहले देखा, जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा गया था अभिक्रिया। जितनी अधिक क्रियाशील होगी धातु, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, उतनी ही ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगर धातुएं कैसी हैं, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर यानी कि Ag, मरकरी यानी कि Hg, ये तनु धातुओं के साथ, अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि ये धातुएं कैसी हैं, विक्रियाशील हैं। नीचे देखिए, जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक अभिक्रिया दिखाई गई है। इसमें जो पिंक कलर में है वो है जिंक, और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं
अणु लगे हुए हैं हाइड्रोजन के और क्लोरीन के। जिंक ने इन क्लोरीन के अणुओं को ले लिया और जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन अलग से निष्कासित हो गई। देख रहे हैं आप। इसके बाद देखिए क्षारक के धातु के साथ अभिक्रिया। प्रबल क्षारक क्रियाशील धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। यह भी हाइड्रोजन निष्कासित करेगा। लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पर जिंक की जो अभिक्रिया हुई है वो एक क्षारक के साथ हुई है, क्योंकि इसमें क्या है OH आयंस, और जो पहले वाला जो HCl था उसके अंदर क्या था H आयंस। क्षारकों में OH आयंस होते हैं। जिंक ने इसके साथ मिलकर क्या बनाया सोडियम जिंकेट। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे का जो स्लाइड में या शीट पे दिया हुआ है, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। हम सबसे पहले ध्यान देंगे हमेशा जो अम्ल है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और क्षारक हमेशा अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। दोनों ही केसेस के अंदर लवण और जल का निर्माण होता है और दोनों ही एक उदासीन अभिक्रिया हैं। जहाँ पर भी लवण और जल का निर्माण होगा वो एक उदासीन अभिक्रिया होगी। धात्विक ऑक्साइड जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या उत्पाद बन रहा है लवण और जल। यहाँ पर वो HCl के साथ कर रहा था और यहाँ पर वो किसके साथ कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। HCl एक अम्ल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। दोनों ही केसेस के अंदर जो आपके उत्पाद हैं वो क्या है लवण और जल। यहाँ पर भी क्षारकों में भी और अम्ल में भी। इसके बाद हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे बेटा। अभ्यास के प्रश्न है सबसे पहले है आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। इसके लिए हमने आपके लिए एक स्लाइड तैयार करी है। ये देखिए सबसे नीचे वाली अभिक्रिया देखिए जिसमें आयरन दिया हुआ है। आयरन का क्या है आयरन HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी उसकी अभिक्रिया HCl अम्ल के साथ हो रही है और क्या बन रहा है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ऐसे ही जिंक की एक अभिक्रिया है जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उसने जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बाहर निष्कासित हुई। मैग्नीशियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड बना, हाइड्रोजन बाहर निकला। मैग्नीशियम के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। ये सब रिएक्शंस क्या अभिक्रिया आप देख रहे हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन गैस निष्कासित हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि ये अम्ल और के साथ क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस। अब एक है आयरन की यानी कि लोहे की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। नीचे देखिए सबसे नीचे वाली जो रिएक्शन है वो उसके अंदर क्या बना रहा है आयरन सल्फेट और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो रही है। जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो रही है। इसके बाद जो तुम्हारा आपका दूसरा प्रश्न था कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कॉपर क्या नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा, यह आप बताएंगे। आपने जरा ध्यान दिया होगा कब कहीं जो शीट पर ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। कम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि कॉपर, सिल्वर और मरकरी ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। यहाँ पर आराम से लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप सबको।
तो इस प्रकार हमारे जो दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ वो क्या हुआ कि कॉपर नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। इस उत्तर की पुष्टि के लिए हम ये बताएंगे कि क्योंकि कॉपर एक कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए वह तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तीसरा प्रश्न है, क्या होगा यदि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा? इस रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए। इस जब बेटा यहाँ पर रिएक्शन करता है, कैसे करेंगे यहाँ पर देखिएगा, ये है एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो तुमसे कहा गया है जलीय विलयन में क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, ये बना इसका रिएक्शन दिखाई दे रहा है। एल्यूमिनियम ये रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये रहा, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट, और इसमें से भी हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो रहा है। दिखाई दिया बेटा? इसके बाद आपका जो आखिरी प्रश्न है वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। वैसे तो एक बार डिस्कस करना बनता है हमारा, यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद भी करना होगा कुछ। हम किस प्रकार कह सकते हैं धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति क्यों होगी? क्योंकि उसमें OH आयन निर्माण हो रहा है, इस वजह से क्षारीय प्रकृति के हैं। इसके बाद आखिरी जो प्रश्न है वो यह है कि क्या हमने अपने कभी माँ को धातु के बर्तन में अचार रखते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि धातु के बर्तन में अचार इसलिए नहीं रख सकती या चटनी इसलिए नहीं रख सकती क्योंकि अचार और चटनी में अम्ल होता है जो धातु के साथ मिलकर एक हानिकारक पदार्थों का निर्माण कर सकती हैं, जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए अचार या चटनी को कभी भी धातु के बर्तन में नहीं रखा